बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 4.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं ऑर्डर 3/3 के मोस्टली सवालों के अंदर। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना और उनको यूज करते हुए इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 के। बेसिकली आप क्लास 9 के अंदर ऑर्डर 2/2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सीख चुके हैं। अब फर्स्ट ईयर यानी हायर क्लासेस के अंदर हमने 3/3 की एक्सपेंशन सीखनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और इसको कितने तरीकों से एक्सपेंड हम कर सकते हैं ऑर्डर 3/3 के। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे जो आगे हम सवालों के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है बच्चे, चले स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज का दैट इज डिटर्मिनेंट। इस एक्सरसाइज के हम 3/3 के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना सीख लेंगे बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज पॉइंट मैंने लिखी है, देयर आर 6 डिफरेंट वेज टू एक्सपेंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। यानी जो ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास, उसे हम 6 डिफरेंट वे से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी 6 तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 R1, R2, R3, C1, C2 और C3। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 + 3 कितना हो गया? 6। यानी हम इस डिटर्मिनेंट को R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से भी, R3 से भी, C1 से भी, C2 से भी, C3 से भी। ये हमारी चॉइस होगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा जो सी मर्जी रो और जो सी मर्जी कॉलम से अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसको सिंपलिसिटी के लिए हम मोस्टली R1 से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे डिटर्मिनेंट्स आएंगे तो मैं इनके बारे में भी बताऊंगा हम कहां से एक्सपेंड करें, R2, R3, C1, C2 और C3 की मदद से भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल, ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया है, ऑर्डर 3/3 का हमारे पास डिटर्मिनेंट है। तो मैं R1 से इसे एक्सपेंड करूंगा यहां से R1। ठीक है, जरा एहतियात के साथ समझना है, आपके लिए एक नई चीज है हमारे पास। ठीक है, जब एक्सपेंड करना है हमने R1 से, तो पहली वैल्यू क्या है? 1। इसका साइन पॉजिटिव 1 लिख लिया। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना आपने इस 1 के, ये भी रो और ये कॉलम छोड़ देना। ये वैल्यूज बचेंगी हमारे पास -1 3 -3 2 आ जाएगा। ठीक है, अब R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी बारी है, पॉजिटिव के बाद साइन होता है नेगेटिव। ठीक है, माइनस फार्मूले का आएगा और वैल्यू हमारे पास क्या है? -2। इस -2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम आपने छोड़ देना है। ठीक है, जब आप ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे ये वैल्यूज बचेंगी 3 -2। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास -3 2। ठीक है, ये ऑर्डर 2/2 का डिटर्मिनेंट हमने लिखना होता है यहां पर जब हम एक्सपेंड कर रहे हो किसी भी 3/3 को। अब आगे नेक्स्ट R1 की वैल्यू क्या है? -4, लेकिन इसका साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फॉर्मूले में पॉजिटिव है लेकिन वैल्यू क्या है? -4 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना है, तो ये वैल्यूज बचेंगी हमारे पास 3 -2 -1 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये 1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2। माइनस फार्मूले का होता है जब 2/2 का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना होता है, माइनस फार्मूले का। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना बनता है? -9। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? +9 हमारे पास। ठीक है, माइनस माइनस +2,
ब्रैकेट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 6 माइनस फार्मूले का, उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 मल्टीप्लाई में -3, ये होता है हमारे पास 6, ये लिखेंगे 6, यहां पर आ जाएगा 6 प्लस माइनस -4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 3 9 माइनस फार्मूले का, उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करवाना -1 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 2, इधर लिखेंगे 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इस डिटर्मिनेंट का, तो ये आ जाएगा 1, इधर क्या बचेगा 7 प्लस 2, ये आंसर क्या आ जाएगा 0 -4 और इसका आंसर क्या बनेगा 7, तो ये बनेगा हमारे पास 7, ये आंसर आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 28, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना बनेगा -21, तो इसको एक्सपेंड करके R1 से हमें आंसर कितना मिल गया 21, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट है 3/3 का, इसको हम डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं R1 से, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम रो और कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं, यानी किसी दो कॉलम्स को हम ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। साथ साथ मैं बताता चला जाऊंगा तो फिर आपके लिए चीजों को समझना आसान होगा, और इसे मार्क कर ले, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा मुझे इसे सॉल्व करना है कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशंस की मदद से। ये मेरे पास क्या है C1 फर्स्ट कॉलम, ये क्या है C2 और ये मेरे पास क्या है C3। चले जी, मैंने यहां पे एक ऑपरेशन लिखा है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। मैंने क्या किया C1 में प्लस किया C2 को भी और C3 को भी, यानी C1 में मुझे ऐड करना है ये दोनों कॉलम C2 और C3, तो C1 हमारे पास नया मिलेगा। बाकी जो दो कॉलम होंगे वे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। ये C2 भी वैसे ही आ जाएगा, C3 भी वैसे आ जाएगा। मैं किस में प्लस कर रहा हूं C1 में, तो चेंज इन C1 आएगा हमारे पास, ठीक है। इसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। C1, पहले C1 की वैल्यू लिखते हैं a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये वैल्यूज लिख ली C1 प्लस C2 की वैल्यूज लिखे C1 के अंदर, तो यह आ जाएगा प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस बी और साथ में क्या आ जाएगा प्लस a आ जाएगा। C3 को भी ऐड करें C1 में, तो इधर लिखना पड़ेगा प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ठीक है। ये C1, ये C2 और ये C3, इन तीनों को प्लस कर दिया तो C1 हमारे नया कॉलम मिल गया। अब यहां पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस बी माइनस बी प्लस बी माइनस बी माइनस बी प्लस बी, ये कैंसल आउट, a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, यहां पर 3a बन जाएगा C1 के अंदर। ये दोनों कॉलम वैसे के वैसे आ जाएंगे। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3a मिलेगा, a प्लस a, ये भी 3a आएगा, a प्लस a, ये भी कितना आएगा 3a आएगा हमारे पास, ठीक है। इस ऑपरेशन की मदद से मुझे ये एंट्रीज मिल गई C1 की नई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये सेम है कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कॉलम सेम हो जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं। साथ साथ मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं डिटर्मिनेंट्स की, तो 3a कॉमन लेंगे किधर से C1 से, टेकिंग कॉमन 3a फ्रॉम C1। जब C1 से कॉमन 3a कॉमन लेंगे C1 से, ये 3a बाहर आ जाएगा, इधर 1 1 1 बचेगा और ये एंट्रीज वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास चेंज किस में आना है जस्ट C1 के अंदर, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास एंट्रीज 1 1 आ चुकी हैं। जब एंट्रीज 1 1 आ जाए तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना और आसान होता है, लेकिन इसको और आसान बनाना है हमने। ये मेरे पास R1 की वैल्यू है, इसको मैंने यूज करते हुए R1 की वैल्यू को R2 को 0 बनाना है, ठीक है। किसकी वैल्यू को 0 बनाना है R2 की, और R3 की वैल्यूज जितने 0 हो रो या कॉलम के अंदर हमें सॉल्व करना और आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैंने R1 को यूज करके R2 और R3 को 0 बनाना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। देखिए यहां पर मैंने ऑपरेशन लिखा R2 माइनस R1, यानी मुझे क्या करना है R2 माइनस R1 करना है, इसको भी 0 बनाना है। तो R3, ये R3 है मेरे पास, क्या माइनस करना है इस रो को, माइनस R1, तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास R3 के अंदर, ठीक है। R2 में भी चेंज आएगा और R3 में।
R1 हमारे पास वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब पहले इस ऑपरेशन को यूज करते हैं R2 माइनस R1। पहले R2 की वैल्यूज लिख लें, वो क्या मेरे पास 1, फिर a प्लस बी, फिर a माइनस बी। ये मैंने R2 की वैल्यू लिख ली, इसके मुताबिक माइनस R1 है ये मेरे पास, इसको माइनस करें, ये आगे माइनस होगा। जब ये माइनस करेंगे इसमें साइन चेंज कर देंगे, माइनस a प्लस बी, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे, इधर आगे माइनस R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये वैल्यूज मिलेंगी हमें। अब इस ऑपरेशन को यूज करते हैं R3 माइनस R1। पहले R3 की वैल्यूज लिख ले, 1 a प्लस बी, ठीक है, माइनस क्या करना है R1, तो R1 की वैल्यूज तो ये है, इसको माइनस करें R3 में, इसको माइनस करें R3 में, तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस a माइनस बी, ठीक है, और R1 की वैल्यू ये, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये एंट्रीज बनेगी हमारे पास, ठीक है। ये 3a एज इट इज आ जाएगा, R1 भी एज इट इज, क्योंकि हमारे पास चेंज किस में है, R2 और R3 में। R1 वैसे की वैसी रहेगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोनों रोज को, ये आंसर क्या आएगा 0, ये आंसर भी क्या आएगा 0, प्लस a माइनस a, प्लस a माइनस a, प्लस a माइनस a, प्लस a माइनस a, b प्लस बी 2b माइनस b, ठीक है, माइनस b, और ये क्या वैल्यू बची b के बराबर, ठीक है। अब देखें, जिस डिटर्मिनेंट के अंदर ज्यादा जीरो आ जाए तो सोल्व करना और आसान हो जाता है, और ये C1 के अंदर है, किसमें है C1, जिस रो या जिस कॉलम के अंदर जीरो हो हम वहीं से एक्सपैंड करते हैं। तो C1 के अंदर 2 जीरो है, यहीं से हम एक्सपैंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, ये 3a एज इट इज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको एक्सपैंड करना है C1 से, पहली वैल्यू क्या 1, इसका साइन पॉजिटिव होता है तो 1 लिखेंगे हम, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इधर क्या आ जाएगा 2b माइनस b और b, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या C1 की 0 माइनस 0। इस तरह का डिटर्मिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर 0 है तो आंसर 0 ही बनेगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या 0 प्लस 0, ये रो और ये कॉलम छोड़ना था, लेकिन ये 0 है, ये डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं हमें, ठीक है। 0 मिलने की वजह से ही हमें इसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है, ठीक है। चलो जी आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3a एज इट इज, 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2b स्क्वायर, माइनस फार्मूले का होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, तो इधर लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये प्लस b ऐसे करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस b का स्क्वायर मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा टोटल 3a 3b स्क्वायर, 3 3 जार कितना हो गया 9ab स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें यह डिटर्मिनेंट गिवन है ऑर्डर 3/3 का, इसको एक्सपेंड करके हमने सॉल्व करना है, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करूंगा। डिटर्मिनेंट के अंदर एक चीज लाजमी देखिएगा, अगर कोई नंबर कॉमन आता हो तो लाजमी कॉमन लेना है, ठीक है। जैसे यहां से x कॉमन आता है, यहां से y कॉमन आता है और यहां से z कॉमन आता है, तो टेकिंग कॉमन x y z कहां से लेना है R1 R2 और R3 से। यहां से x कॉमन लेना है, यहां से y और यहां से हमने क्या कॉमन लेना है z। जब कॉमन लेंगे तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा x y z, ठीक है, x कॉमन आ गया, y और z, ये x y z आ गया। जब यहां से कॉमन लेंगे तो R1 की नई एंट्रीज क्या बनेगी हमारे पास, ये आ जाएगा 2, इसकी जगह आ जाएगा 1 और ये भी क्या आ जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इधर से कॉमन लेना है, इधर आ जाएगा 1, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा y और इधर क्या 2 और इधर क्या आ जाएगा 1, इधर से भी कॉमन लेना z, 1 1 और 2, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा ऑर्डर 3/3 का जब x y और z कॉमन ले लेंगे R1 R2 और R3 से। अब आगे इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं R1 से, कहां से R1 से, ठीक है। जब R1 से एक्सपेंड करना है इसे, इसकी पहली एंट्री क्या हमारे पास 2, इसका साइन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। x y z तो बाहर आ गया, पहले 2 लिखेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे,
ये वैल्यूज बचेंगी हमारे पास 2 1 1 2। नेक्स्ट वैल्यू का साइन क्या था, -1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे हम, तो डिटर्मिनेंट किसका बचेगा, ये रो और कॉलम छोड़ दिया 1 1 1 2, ये चीज आ जाएगी 1 1 1 2। नेक्स्ट स्टेप प्लस फार्मूले का, लेकिन ये वैल्यू क्या है R1 की 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, क्या बचेगा 1 1 और 2 1, यानी 1 1 और 2 1 बचेगा इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ने से। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई जी एज इट इज, ये 2 एज इट इज, 2 2 जार 4 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, -1 एज इट इज, 2 1 जार 2 माइनस फार्मूले का 1 1 जार 1 होता है, प्लस 1 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स वाई जी, ये आ जाएगा 2 और ये बचेगा 3, -1, इधर क्या बचेगा 1 + 1, ये कितना आ जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई जी, और ये कितना आ जाएगा 6 -1 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 बनता है, तो दिस इंप्लाइज इसका आंसर क्या बचेगा 4xyz, 4xyz आंसर आ जाएगा हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन से ही हमने इन डिटर्मिनेंट्स को प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रॉपर्टीज को समझ लें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को, तो फिर आपके लिए इन सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर पूछता भी है 2 या 3 प्रॉपर्टीज, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एनी 2 और 3, मैक्सिमम 2 या 3 पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट लें उस मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का, दोनों का आंसर सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें आप। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट वो क्या कहता है, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज और 2 कॉलम्स इंटरचेंज, किसी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज 2 कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाए, देन उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो माइनस साइन बाहर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट ऐसे 1 2 है 3 4 है, मैंने 2/2 का लिया, मैं C1 और C2 को इंटरचेंज करता हूं, यानी C2 को उठा के इधर ले आते हैं, 3 4 और 1 2 को उठा के इधर ले आते हैं हम। ठीक है, अगर कॉलम्स या रोज को इंटरचेंज करें तो क्या कहता है, माइनस साइन बाहर आएगा, ये प्रॉपर्टी कहती है हमें सेकंड। ठीक है, यहां पर मार्क कर लीजिए इसे। अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सी 2 रोज और 2 कॉलम्स एक जैसे आ जाएं, मिसाल के तौर पर 1 1 1 1 1 1 3 4 5, C1 और C2 ये आइडेंटिकल हैं, यानी एक जैसे हैं, चाहे 2 कॉलम्स हो जाएं चाहे 2 रोज हो जाएं आपके पास, आंसर ऑलवेज किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, इस बात को याद रखिए। एक तो ये प्रॉपर्टीज की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के मोस्टली सवाल 0 प्रूव्ड करने हैं, इसी प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक है, पॉइंट को ज़हन नशीन कर लीजिए। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है जी हमारे पास, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ रोज और कॉलम्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0, अगर किसी रो या कॉलम की तमाम वैल्यूज 0 हो जाएं, क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम की, तो यहां पर R1 की सारी वैल्यूज क्या आ चुकी हैं, 0, तो ऑलवेज किसके बराबर होगा, 0। 0 तब मिलेगा हमें जब 2 रोज या 2 कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल,
या कोई एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाए, उसका आंसर भी क्या होगा, जीरो के बराबर। तो इसको नोट कर लीजिए। तो मोस्टली आपने ये 4 प्रॉपर्टीज ही याद कर लेनी है एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछता है। अब आगे जो प्रॉपर्टीज हैं वो साथ साथ हम एलैबोरेट करता चला जाऊंगा जब हम सवालात को करेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने जीरो प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन, इसे एक्सपेंड नहीं करना। अभी आपको मैंने थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ाई, जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया है अगर डिटर्मिनेंट को जीरो बनाना हो तो, ठीक है, तो 2 काम करने होते हैं, मेक 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, किसी 2 रोज या किसी 2 कॉलम्स को एक जैसा बना दें आप, ठीक है, या दूसरा पॉइंट किसी एक रो या किसी कॉलम को सिफर बना दें, पूरी रो या पूरा कॉलम क्या हो जाए हमारे पास जीरो के बराबर आ जाए, तो तब भी डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। ये पॉइंट ज़हन नशीन कर लें, इसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। और ऑपरेशन यूज करने हैं, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन कैसे लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पे लिख ली। अब मुझे इसे जीरो बनाना है। अब देखिए कॉलम्स लें या रोज को यूज करें, यह आपकी चॉइस है, प्लस करें या माइनस करें, किसी 2 कॉलम्स को या किसी 2 रोज को आपस में। तो इस तरह कॉम्बिनेशन प्लस माइनस करना है कि आइडेंटिकल हमारा आंसर आ जाए। कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा है C2 माइनस C1, ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है, ठीक है, क्या लिखा C2 माइनस C1, तो चेंज किस में आ गया, C3 के अंदर, C2 नया कॉलम बनेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर। और दूसरा क्या किया मैंने यहां पे C3 माइनस C1 किया, यानी ये C3 है, C3 माइनस C1 करना है और चेंज इन C3, नया कॉलम बनेगा C2 का भी और C3 का भी, C1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये चीज। अब पहले इसको यूज करते हैं C2 माइनस C1, पहले C2 की वैल्यूज लिख लें 8 6 3 माइनस 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 C1 की वैल्यूज क्या हैं, ये लिखी हैं 7 5 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं इस ऑपरेशन को, C3 माइनस C1, C3 की वैल्यू क्या मेरे पास 9 7 3, ये वैल्यूज लिख ली, माइनस करना है, माइनस 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 क्या करना है C1, ये C1 की वैल्यूज हैं 7 5 और लास्ट में क्या आ गया 2। अब इन 2 ऑपरेशन जो ऊपर मैंने लिखे C2 माइनस C1 आ गया ये, और ये C3 माइनस C1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे चेक करते हैं क्या मिलता है हमें, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा ये वाला नंबर, ये सॉल्व करें इसका आंसर क्या आएगा 1, इसको सॉल्व करें आंसर क्या आएगा 1, इसको सॉल्व करें आंसर इज 1, माइनस करें इसे 2, इसको माइनस करें 2, इसको माइनस करें तो हमारे पास, सॉरी यहां पे रीराइट कर लें, इसकी वैल्यू क्या है 4, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 माइनस 2 होगा, जब 4 माइनस 2 करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी 2, ठीक है, यहां पे 2 मिलेगा। अब ये जो C3 आया हमारे पास, ठीक है, सिंप्लीफाई करने से ये 2 आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C3 से जब कॉमन लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, ये वैसे ही 7 5 2, ये वैसे ही 1 1 1, जब यहां से 2 कॉमन आएगा तो इधर भी क्या रह जाएगा 1 1 और 1, ठीक है। रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल, तो यहां पर C2 और C3 क्या हो गया आइडेंटिकल, यानी एक जैसे, जब एक जैसे हो जाएं तो आंसर क्या होता है 0, बिकॉज C2 इज आइडेंटिकल टू C3, तो आंसर किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, विच इज राइट हैंड साइड। इसी तरह हम कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशंस की मदद से इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको हमने 0 के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया किसी 2 रोज को या किसी 2 कॉलम्स को प्लस करें या माइनस करें, थर्ड कॉलम बनाने की कोशिश करें आप, ठीक है। इसमें भी मैं यही काम करूंगा। ये मेरे पास क्या है C1 और ये मेरे पास क्या है C2, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नीचे ऑपरेशन लिखा है C1 माइनस C2, तो C1 में चेंज आ जाएगा। इस ऑपरेशंस की मदद से मैं इसे सॉल्व करूंगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है,
यानी C1 की पहले वैल्यू लिखें, ये क्या आ जाएगी 5 2 2, माइनस क्या करना C2 माइनस माइनस माइनस, C2 की वैल्यू क्या 6 2, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा +8। ये वैल्यूज वैसे ही क्योंकि C1 में चेंज आया, C2 और C3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 6 2 -8 -1 0 10 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करें, C1 को जो हमारे पास नया कॉलम बना है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास विच इज -1, ये आंसर क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, ये भी वैसे आ जाएगा 6 2 -8, ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा -1 0 10। अब देखिए C1 और C3 क्या आइडेंटिकल हैं, क्या है आइडेंटिकल, 0 आंसर बनेगा बिकॉज ऑफ C1 इज आइडेंटिकल टू C2। कोई दो कॉलम्स अगर एक जैसे आ जाएं तो उसका आंसर हमेशा किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास ये गिवन है, इसको भी हमने 0 के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर हम स्टार्टिंग में जैसे यहां पे C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 या प्लस करके सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना स्टार्टिंग के अंदर। इसको हमने कैसे 0 बनाना है जरा समझे। देखिए ये मेरे पास C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इस डिटर्मिनेंट के अंदर मेरे पास 3 लेटर्स हैं A B और C। C1 में B मिसिंग है, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। C2 में मेरे पास क्या मिसिंग है C मिसिंग है, ठीक है C2 के अंदर, और C3 के अंदर मेरे पास क्या मिसिंग है A मिसिंग है लेटर, ठीक है। तो टोटल कितने लेटर्स हैं A B C। तो मैं क्या करता हूं इसको B के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं, C1 को C2 को C के साथ और C3 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट करीब करीब आ जाएगा 0 के, ठीक है। तो मैंने क्या किया B C1 जैसे मैंने इधर लिखा, C C2 A C3। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है जब अपनी मर्जी से नंबर्स को मल्टीप्लाई करें A B और C, बाहर डिवाइजर में आएगा A B B B और C B, क्योंकि मैंने A के साथ भी मल्टीप्लाई किया है B के साथ भी और C के साथ भी, तो बाहर डिवाइजर में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर मैंने कैसे सोल्व करना है इसे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया C1 को B के साथ, तो ये हो जाएगा -AB, इसको करेंगे B के साथ ये हो जाएगा 0, इसको B के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे C1 को तो B C आ जाएगा। C2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है C के साथ, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 0 A C और ये क्या आ जाएगा -BC, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है A के साथ, तो ये आ जाएगा A B A C और 0, ये मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने यहां पर, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट बन चुका। अब यहां पर एक चीज को गौर से देखें, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी कैंसल आउट होके हमारा आंसर बन सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया C1, ये C1 है ना, इसमें C2 को भी ऐड किया और C3 को भी ऐड किया। जब ऐड करेंगे तो C1 में चेंज आएगा, नया कॉलम मिलेगा हमें C1, C2 और C3 वैसे ही रहेंगे, सिर्फ चेंज किस में आएगा C1 में, क्योंकि C2 और C3 को प्लस किस में कर रहे हैं C1 के अंदर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/ABC वैसे ही। अब C1 की पहले वैल्यू लिखे इस ऑपरेशन के मुताबिक, -AB 0 BC प्लस C2 लिखना प्लस, ठीक है, साइन चेंज करना पड़ेगा। C2 की वैल्यूज क्या है 0 AC, ये माइनस था क्योंकि प्लस लिखना तो -BC आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लस C3 की वैल्यूज ये मेरे पास AB और -AC प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है +0, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 में ये चेंज आ गया हमारे पास, ठीक है। बाकी C2 और C3 वैसे के वैसे आ गए, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, ठीक है। जब कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास तो ये वैल्यूज मैं इधर लिखना भूल गया 1/ABC, ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा हमारे पास C1, ठीक है। बाकी वैल्यूज ऐसे आ जाएंगे 0 AC -BC, AB -AC
और ये 0, ये डिटर्मिनेंट से लिख लीजिएगा जरा बड़ा करके। ये सारी वैल्यू C1 की क्या हो जाएगी 0। किसी रो या किसी कॉलम की सारी वैल्यूज अगर 0 हो जाए उसका आंसर भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो ये आंसर भी 0 आ जाएगा हमारे पास विदाउट एक्सपेंशन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर ली। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। ये मेरे पास C1 है और ये मेरे पास C2 है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर एक ही ऑपरेशन यूज करना है, वो ये मैंने लिख लिया। C1 में ऐड करना है C2, यानी इस कॉलम को मैं इसमें ऐड करूंगा तो चेंज इन C1 आ जाएगा। C2 और C3 वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, C1 में चेंज आएगा वो मैंने वैसे का वैसे लिख लिया, सॉरी C1 में चेंज आएगा वो नहीं लिखा, C2 और C3 मैंने लिख लिया। ठीक है, इस ऑपरेशन को यूज करते हैं। पहले वैल्यू क्या है C1 की वैल्यूज क्या है मेरे पास L M N। ठीक है, ये लिख ली, प्लस C2 प्लस 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 C2 की वैल्यू क्या है पहली M प्लस N, इधर भी लिखी हुई है N प्लस L, N प्लस L, उसके बाद L प्लस M, ये C1 प्लस C2, ये नया कॉलम हमें मिल गया C1 का। अब इसको गौर से देखें C1 को, L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N, ये तीनों वैल्यूज जो हैं आगे पीछे लेकिन सेम है। जब किसी डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू सेम हो जाए तो उसे हम कॉमन लेते हैं बाहर। तो क्या कॉमन आएगा, टेकिंग कॉमन L M N फ्रॉम C1, इधर से कॉमन आएगा। ठीक है, ये वाला नंबर, बाकी ये C2 और C3 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो कॉमन आ चुका, इधर क्या बच गया 1 1 1, जब कॉमन लेंगे ये वैल्यू भी वैसे ही और ये वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी। तो C1 और C3 आइडेंटिकल हैं। जब दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो L प्लस M प्लस N मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज ऑफ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का। अब हमने इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पर कंसीडर कर ली, ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी मेरे पास। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको बताई थी, ये चीज देखें डिटर्मिनेंट के अंदर कोई नंबर कॉमन आता है या नहीं। अगर कॉमन आता हो तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। ये मेरे पास C3 है, इसमें से 3x कॉमन आता है। पहला काम हम ये करेंगे, जब 3x को कॉमन लेना है फ्रॉम C3 से, ठीक है, C3 से 3x को कॉमन लेंगे, ये C1 और C2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, C1 भी वैसे ही, C2 भी वैसे ही। तो कॉमन कहां से लिया, C3 से। जब 3x कॉमन लेंगे तो इधर वैल्यू बचेगी हमारे पास 1, 3x बाहर आ गया। इधर से 3x कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास क्या बचेगा 3, इधर से 3x कॉमन लेंगे ये क्या बचेगा 5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें ये C2 और C3 ये आइडेंटिकल हैं। जब दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। 3x एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 विच इज राइट हैंड साइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने 0 प्रूफ नहीं करना। अभी तक जितने भी सवाल किए क्वेश्चन नंबर 2 के, वो तमाम के तमाम पार्ट्स हमने 0 के इक्विवेलेंट प्रूफ किए। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जो कि डिटर्मिनेंट है, राइट हैंड साइड भी डिटर्मिनेंट ही बनाना है हमने इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पे कंसीडर कर ली। ठीक है, कैसे लेके चलना जरा आइडिया देखते हैं। क्योंकि मुझे ये डिटर्मिनेंट बनाना है, मेरे पास लेफ्ट साइड में ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ये कॉलम मैच कर रहा, बस ये वाला। क्यूब नहीं है, क्यूब अगर मिल जाए तो फिर काम आसान हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्यूब कैसे मिलेगा, अगर मैं इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, किसको R1 को, तो ये क्यूब बन जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं बी के साथ तो ये बी का क्या बन जाएगा क्यूब। अगर इसको मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं ये क्या बन जाएगा सी का क्यूब। हमेशा प्रूव्ड देख के ही हुए
उस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलते हैं हम। यानी मैंने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यहां पर मैंने लिख लिया, R1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, A के साथ, ठीक है। R2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, B के साथ, और R3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, C के साथ। ये रो ऑपरेशंस मैंने यहां पे लिख दिए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। जब इसको A के साथ मल्टीप्लाई करवाना है पहले फर्स्ट स्टेप में, तो ये आ जाएगा A B C, ये आ जाएगा A का स्क्वायर और ये आ जाएगा A का क्यूब हमारे पास, ठीक है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, B के साथ। जब इसको B के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे A B और C बन जाएगा ये हमारे पास। ये हो जाएगा B का स्क्वायर, ये हो जाएगा B का क्यूब। यानी इस पूरी रो को B के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब लास्ट वाली को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, C के साथ। C के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा A B C, ये हो जाएगा मेरे पास C स्क्वायर और ये हो जाएगा C का क्यूब। अब देखिए यहां पे प्रॉपर्टी है, अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए रो को, बाहर हमें डिवाइड भी करना पड़ता है लाजमी। तो इधर A से मल्टीप्लाई किया तो A से डिवाइड भी करना पड़ेगा, B के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो B के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, C के साथ मल्टीप्लाई किया तो C के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा आंसर बन चुका है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। अब यहां पर ABC सेम है, इसे कॉमन लेते हैं। क्या लेना है, टेकिंग कॉमन A B C, क्या कॉमन लेना है, ABC फ्रॉम C1। इधर से C1 से कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा मल्टीपल में ABC, ठीक है। बाहर पहले से मौजूद था, ये कॉमन आएगा तो इधर ABC आ जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास, 1 1 और 1, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यही चीज मेरे पास ये बन चुकी है, जो कि राइट हैंड साइड है मेरे पास। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ चुका राइट हैंड साइड। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रूफ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिए। अब यहां पर मैंने एक्सरसाइज 4.1 के जस्ट इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लॉन्ग सवाल है, ये शॉर्ट सवाल थे ऑलमोस्ट सारे के सारे जो मैंने करवा दिए हैं 4.2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। चलो जी।